आज मैं आपको बीकॉम फर्स्ट ईयर के फर्स्ट पेपर बिजनेस मैनेजमेंट में मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव उद्देश्य द्वारा प्रबंध के बारे में बताऊंगी। इसमें हमने पार्ट 1 पढ़ लिया है, आज हम पढ़ेंगे पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने पढ़ा था मीनिंग, डेफिनेशंस एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एमबीओ। आज हम पढ़ेंगे प्रोसेस ऑफ एमबीओ, उद्देश्य द्वारा प्रबंध की प्रक्रिया, एडवांटेजेस और इम्पोर्टेंस ऑफ एमबीओ, उद्देश्य द्वारा प्रबंध के महत्व या लाभ। चलिए देखते हैं प्रोसेस ऑफ एमबीओ क्या होता है। अभी तक आपने मैनेजमेंट प्रोसेस पढ़ा, प्लानिंग प्रोसेस पढ़ा, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे उद्देश्य द्वारा प्रबंध की प्रक्रिया यानी एमबीओ प्रोसेस। जो एमबीओ के बारे में मैंने पिछले क्लास में आपको बता ही दिया था। एमबीओ में क्या होता है कि जो इसमें क्या होता है, सीनियर और सबऑर्डिनेट के बीच एक रिस्पॉन्सिबिलिटी सेट होती है या ऑब्जेक्टिव सेट होता है कि किसको क्या करना है और एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए सेट किया जाता है। चलिए आते हैं प्रोसेस पे। एमबीओ इज नॉट ए प्रोसेस, इंस्टेड इट फंक्शंस एज ए साइकिल। ये क्या है? नॉट ए प्रोसेस, एक प्रक्रिया नहीं है। इसमें क्या होता है? ये कार्य होता है। इसमें क्या होता है? फंक्शंस एज ए साइकिल, एक चक्र के अकॉर्डिंग काम होता है। मतलब स्पेसिफिक टाइम के लिए स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव रखा जाता है, फिर वो ऑब्जेक्टिव पूरा होता है, फिर नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव सेट होता है। नेक्स्ट इज वेयर द कंटिन्यूअस प्रोसेस ऑफ गोल फॉर्मेशन एंड इट्स अकम्प्लिशमेंट रिपीट आफ्टर शॉर्ट इंटरवल। जैसे कि मैंने अभी बता दिया आपको कि शॉर्ट इंटरवल के बाद क्या होता है, इनमें गोल सेट होता है। ये एक लक्ष्य निर्धारण करने की प्रक्रिया कर सकते हैं। लक्ष्य निर्धारण करने की एक प्रक्रिया है। द प्रोसेस ऑफ एमबीओ इंक्लूड्स द फॉलोइंग 6 स्टेप। इसमें जो एमबीओ का प्रोसेस है इसमें 6 स्टेप इन्वॉल्व है। वैसे तो कई स्टेप आप बना सकते हैं, कई स्टेप लिख सकते हैं, लेकिन मेनली 6 स्टेप इंक्लूड्स हैं। उन 6 स्टेप के बारे में हम जानेंगे। पहला स्टेप है, देखिए फर्स्ट स्टेप, डिफाइनिंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल। सबसे पहले एमबीओ में क्या होता है, एक मैनेजमेंट और सबऑर्डिनेट के बीच ऑब्जेक्टिव सेट करने से पहले सबसे पहले डिफाइनिंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल करते हैं। यानी जो संस्था का गोल है, ऑब्जेक्टिव है, उसको हम डिफाइन करते हैं। संस्था का गोल बहुत ब्रॉड होता है, मतलब संस्था किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का मिशन जो होता है ब्रॉड होता है। वो लॉन्ग टर्म के लिए भी हो सकता है और शॉर्ट टर्म के लिए भी हो सकता है। जो संस्था का गोल है वो लॉन्ग टर्म के लिए भी हो सकता है और शॉर्ट टर्म के लिए भी हो सकता है। ब्रॉड होता है, ये सिंपल जनरल होता है, सामान्य गोल होता है। तो इस तरह से ऑर्गेनाइजेशनल गोल, फॉर एग्जांपल कि अगर आप एक ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश कर रहे हैं, आपका गोल है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाना, लेकिन एक संस्था का गोल ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाना तक ही सीमित नहीं है, वो भी मॉडर्न एज में। मॉडर्न एज में क्या है कि उसके साथ साथ हमको कस्टमर, सोसाइटी, सबके बारे में, सबका जो रुख है उसको देखना पड़ता है कि सबका उस ऑर्गेनाइजेशन के प्रति क्या उनकी भावना है, क्या उनका इमोशन है। तो ये चेक करना पड़ता है वो किस तरह से हमारे ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ेंगे। ये सभी कुछ किसका ऑब्जेक्टिव होता है, ऑर्गेनाइजेशनल गोल का। अगर एक फॉरेन कंपनी है जैसे मैकडोनल्ड है, ठीक, तो इस तरह से अगर कोई भी कंपनी विदेशी है और दूसरे देश में वो अपना ऑर्गेनाइजेशन स्टैब्लिश कर रही है, तो उसका भी एक ऑब्जेक्टिव होगा कि हम 2 साल में या 5 साल में उस देश में हम कितने शेयर्स बढ़ा लेंगे। इस तरह का उसका ऑब्जेक्टिव हो सकता है। तो सबसे पहले किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एमबीओ यानी मैनेजमेंट और एम्प्लॉय के बीच ऑब्जेक्टिव सेट करने से पहले ऑर्गेनाइजेशन के गोल को डिफाइन करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि उस संस्था में एम्प्लॉय और मैनेजमेंट के बीच जो ऑब्जेक्टिव दिया जाए, जो ऑब्जेक्टिव निर्धारित किया जाएगा, डिटरमाइन किया जाएगा, उसको किसके अकॉर्डिंग करेंगे, ऑर्गेनाइजेशनल गोल के अकॉर्डिंग करेंगे। चलिए नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं, सेकेंड स्टेप, डिटरमाइनिंग एम्प्लॉयज और सबऑर्डिनेट ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, डिटरमाइन करते हैं एम्प्लॉय और सबऑर्डिनेट। इस गोल के ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल वी नीड टू डिटरमाइन एम्प्लॉयज और सबऑर्डिनेट ऑब्जेक्टिव। तो हम क्या करते हैं, सबऑर्डिनेट और एम्प्लॉय के ऑब्जेक्टिव को सेट करते हैं कि किसका क्या। जैसे कि मार्केटिंग डिपार्टमेंट का अलग गोल होगा, फाइनेंस डिपार्टमेंट का अलग गोल होगा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का अलग गोल होगा। तो उसमें सभी एम्प्लॉइयों का और सबऑर्डिनेट का गोल अलग अलग होगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी तो डिफाइन होगी, लेकिन उनका जो ऑब्जेक्टिव होगा वो अलग अलग होगा। उनको जिस तरह का जॉब है उसी के अकॉर्डिंग ऑब्जेक्टिव दिया जाएगा। नेक्स्ट है हमारा थर्ड स्टेप,
कांस्टेंट मॉनिटरी एम्प्लॉय प्रोग्रेस एंड परफॉर्मेंस। ऑब्जेक्टिव सेट करने के बाद हम एम्प्लॉय का जो मैनेजमेंट है वो क्या करेगा, एम्प्लॉय का प्रोग्रेस चेक करेगा और परफॉर्मेंस चेक करेगा, मॉनिटर करेगा। प्रोग्रेस और परफॉर्मेंस में क्या चेक करेगा कि जो ऑब्जेक्टिव सेट है उसके अनुसार काम हो रहा है या नहीं हो रहा है, हो रहा है तो किस तरीके से हो रहा है, क्या उस ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग हो रहा है। जैसा कि मैनेजमेंट ने सेट कर दिया कि एक महीने में एम्प्लॉय प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से कितना 1000 प्रोडक्ट बन के तैयार होना चाहिए। एक महीने का ये क्या है ऑब्जेक्टिव है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को दिया गया है। लेकिन मैनेजमेंट जो मॉनिटर कर रहा है, मॉनिटर करते टाइम देखा कि 15 दिन बीत चुके, लेकिन 15 दिन में वो एम्प्लॉय कितने 300 प्रोडक्ट बनाए हैं, यानी अभी 700 बस बनाने हैं प्रोडक्ट। और कितना प्रोडक्ट बना 300 बना है 15 दिन में, तो सिर्फ 15 दिन में 700 कैसे बनेगा। तो ये उनका प्रोग्रेस एंड परफॉर्मेंस चेक करते हैं थर्ड स्टेप में। नेक्स्ट स्टेप है हमारा परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन। अब हम इस पूरा परफॉर्मेंस मॉनिटरी और प्रोग्रेस और परफॉर्मेंस को चेक करने के बाद जब ये एक महीने पूरा हो गया, एक मंथ आफ्टर 1 मंथ क्या करेंगे, हम चेक इवैल्यूएट करेंगे, मूल्यांकन करेंगे कि हमने 1000 प्रोडक्ट बनाने के लिए जो ऑब्जेक्टिव सेट किया था वो पूरा हुआ या नहीं हुआ। नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, इसमें एम्प्लॉय की गलती है या मशीनरी की गलती है या ऑर्गेनाइजेशन की गलती है, मैनेजमेंट की गलती है। तो ये हम इवैल्यूएट करेंगे। इवैल्यूएशन करने के बाद हम प्रोवाइडिंग फीडबैक। अब हम क्या करेंगे, फीडबैक। बहुत जरूरी है कि एम्प्लॉय जो भी वर्क कर रहे हैं उसका फीडबैक देना। अब फीडबैक मैनेजमेंट द्वारा क्या किया जाएगा, फीडबैक दिया जाएगा एम्प्लॉय को कि उनका परफॉर्मेंस नहीं हुआ। अगर एक महीने में उन्होंने सिर्फ 800 प्रोडक्ट बनाए, कितना भी मेहनत किया इस परफॉर्मेंस प्रोग्रेस को मॉनिटर करने के बाद भी, कितना भी प्रोग्रेस किया तो 800 बनाए, ये 200 एक्स्ट्रा क्यों नहीं बन पाया। 200 ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग 1000 था तो 800 ही क्यों बना। तो उस ये जो डिफरेंस है दोनों में जो ये डिफरेंस है वो क्यों आया, किसकी वजह से आया, ये फीडबैक मैनेजमेंट किसको देगा, एम्प्लॉय को देगा। नेक्स्ट है हमारा प्रोसेस, लास्ट स्टेप है परफॉर्मेंस अप्रेजल। अब हम क्या करेंगे, इस फीडबैक में क्या करते हैं, एक चीज और, इस फीडबैक में क्या करते हैं, इस फीडबैक में हम मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी फॉर्म में इनको क्या करते हैं, मोटिवेट करते हैं एम्प्लॉय को कि वो 1000 कर सकते हैं। या तो वो हो सकता है कि उनको उनके अनुसार इन्वायरमेंट ना मिल रहा हो सकता है उनकी सैलरी कम हो सकता है उनको उनके काम के अनुसार इंसेंटिव बोनस ना दिए जा रहे हो। तो इस तरह का फीडबैक में हम क्या कर सकते हैं, मोटिवेट कर सकते हैं एम्प्लॉय को, मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी फॉर्म में मोटिवेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा लास्ट स्टेप है हमारा 6 ये स्टेप है परफॉर्मेंस अप्रेजल। परफॉर्मेंस अप्रेजल जो भी एम्प्लॉयों द्वारा काम का निष्पादन किया गया है, जो भी कार्य पूरा किया गया है उसका हम क्या करेंगे, मूल्यांकन करेंगे। ये लास्ट स्टेप है हमारा। उसका मूल्यांकन कैसे करेंगे कि फीडबैक देने के बाद भी एम्प्लॉयों का प्रोग्रेस बढ़ा नहीं बढ़ा, उनका ऑब्जेक्टिव पूरा हुआ या नहीं हुआ। ये लास्ट स्टेप पे यही निर्धारित किया जाता है कि मूल्यांकन में यही पता किया जाता है कि कितना परफॉर्मेंस हुआ। तो ये रहा हमारा लास्ट स्टेप। तो इस तरह से ये 6 मेन स्टेप हैं किसके, एमबीओ के। नेक्स्ट हम देखेंगे एडवांटेजेस और इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, उद्देश्य द्वारा प्रबंधन के महत्व और लाभ। चलिए देखते हैं। इन 1960s and 70s the theory of management by objective was applied by many well known companies। इसके पहले मैं बता दूं आपको कि 1954 में एमबीओ जो कॉन्सेप्ट है मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट को 1954 में पीटर एफ ड्रकर ने दिया था। उन्होंने अपने बुक प्रैक्टिसेस ऑफ मैनेजमेंट में बताया था एमबीओ कॉन्सेप्ट के बारे में। तो उसके बाद वही एमबीओ कॉन्सेप्ट 1960 और 1970 में जो वेल नोन कंपनियां हैं उनमें ये फॉलो किया गया, जैसे कि गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एचपी, जीरोक्स, इन कंपनियों में इस मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव थियोरी को फॉलो किया गया। और टू इम्प्रूव देयर बिजनेस स्ट्रेटजी, क्या करता है ये, ऑर्गेनाइजेशनल गोल को इंक्रीज करता है, बिजनेस स्ट्रेटजी को इंक्रीज करता है।
तो इसी के लिए बिजनेस स्ट्रेटजी को इंक्रीज करने के लिए एमबीओ क्या किया गया, अप्लाई किया गया इन कंपनियों में। एमबीओ हैज बीन बेनिफिशियल टू द ऑर्गेनाइजेशन सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट इन मेनी वे। ये दोनों को बेनिफिट प्रदान करता है। ये जो एमबीओ है वो दोनों को बेनिफिट प्रदान करता है। किसको? मैनेजमेंट एम्प्लॉय दोनों को, सीनियर सुपीरियर और सबऑर्डिनेट दोनों को। चलिए देखते हैं कि इसके इम्पोर्टेंस क्या है, एडवांटेजेस और इम्पोर्टेंस। अगर इम्पोर्टेंस आपसे पूछता है तो भी यही लिखेंगे और एडवांटेजेस पूछता है तो भी यही लिखेंगे। चलिए देखते हैं कि इसको 3 भागों में बांट दिया है हमने। टू द ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या महत्व है। टू सुपीरियर्स, जो सुपीरियर्स है जैसे मैनेजमेंट है उनके लिए क्या लाभ है या महत्व है। नेक्स्ट देखेंगे टू सबऑर्डिनेट, जो सबऑर्डिनेट एम्प्लॉय हैं उनके लिए क्या लाभ है। सबसे पहले देखते हैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या लाभ है। ऑर्गेनाइजेशन में बेटर प्लानिंग, एमबीओ के द्वारा हम बेटर प्लानिंग कर सकते हैं। सबसे पहले प्लानिंग में हम ये डिसाइड कर लेते हैं किसको रिस्पॉन्सिबिलिटी देना है, किसको अथॉरिटी देना है, तो इस तरह से बेटर प्लानिंग हो सकेगा। नेक्स्ट है हमारा इफिशिएंट मैनेजमेंट। इससे क्या होता है, शॉर्ट टर्म गोल निर्धारित करने से जो प्रोडक्शन होता है, मार्केटिंग, प्रोडक्शन, फाइनेंस, सब में पर्याप्तता आती है। सब में क्या होता है, सब कुछ इफिशिएंट और इफेक्टिव तरीके से संपन्न होता है। नेक्स्ट है हमारा क्लियर ऑर्गेनाइजेशनल रोल। इसमें क्या होता है, प्रत्येक की भूमिका, उस ऑर्गेनाइजेशन में प्रत्येक की भूमिका क्लियर होती है, स्पष्ट होती है कि किसे क्या करना है। नेक्स्ट है इंक्रीजेस द लेवल ऑफ कमिटमेंट। इसमें जो भी वचनबद्धता होती है, मतलब किसी एम्प्लॉय को हम रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंप दिए तो वो उसके लिए वचनबद्ध हो, उसके लिए वो कमिट कर दिया कि उसको उतना काम उतने समय में पूरा करना है। नेक्स्ट है फैसिलिटेट कंट्रोल। ये क्या करता है, कंट्रोल कंट्रोल कैसे करता है, कैसे कंट्रोल प्रोवाइड करता है, क्योंकि एक एम्प्लॉय को आप जितना ऑब्जेक्टिव दिए हैं तो उसमें आपका फुल कंट्रोल है कि उतने समय में उसको उतना देना है, नहीं तो उससे सवाल जवाब किया जाएगा, तो यानी उस पर आपका फुल कंट्रोल हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे टू सुपीरियर्स। सुपीरियर यानी मैनेजमेंट के लिए क्या लाभ है। मैनेजमेंट के लिए परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, वो प्रत्येक एम्प्लॉय का परफॉर्मेंस आसानी से चेक कर पाएंगे, उसका मूल्यांकन कर पाएंगे, कौन कैसे किस तरीके से काम कर रहा है। जैसे अगर सबका काम डिवाइड है कि किसको कितना क्या करना है, कितने समय में करना है, तो जो सुपीरियर है मैनेजमेंट बहुत आसानी से उसको क्या कर लेगा, आइडेंटिफाई कर लेगा कि कौन काम कर रहा है, कौन काम नहीं कर रहा है। नेक्स्ट है बेटर गाइडेंस एंड डायरेक्शन, और उनके काम के अनुसार, उनके परफॉर्मेंस और प्रोग्रेस के अनुसार उनको क्या कर सकता है, डायरेक्शन दे सकता है, गाइडलाइन दे सकता है। नेक्स्ट क्या है, एक्सीलरेट मोटिवेशन ऑफ सबऑर्डिनेट। क्या किया जा सकता है, उनके काम के अनुसार अगर किसी को 1000 प्रोडक्ट बनाने के लिए दिया गया और वो 1200 बना दिया, तो उसको हम क्या कर सकते हैं, मोटिवेट कर सकते हैं, इंसेंटिव के, बोनस के थ्रू मोटिवेट कर सकते हैं। लेकिन अगर वो कम कर दिया तो भी उसको मोटिवेट किया जा सकता है। लेकिन मैक्सिमम संस्थाओं में क्या होता है कि मोटिवेट करने के बजाय डिमोटिवेट किया जाता है, उनको ज़्यादा डिमोटिलाइज किया जाता है कि वो क्या करें, इससे क्या होता है वो छोड़ के चले जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, उनको मोटिवेट करना चाहिए, हो सकता है वो नेक्स्ट टाइम उससे अच्छा करे। नेक्स्ट क्या है, कोऑर्डिनेटिंग इंडिविजुअल एफर्ट टू ग्रुप एफर्ट। ये क्या करता है, इंडिविजुअल एफर्ट के थ्रू ग्रुप एफर्ट करता है, ग्रुप प्रयास करता है, समूह प्रयास करता है। नेक्स्ट क्या है, ये समन्वय बनाए रहता है कि सबका रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग अलग डिवाइड है, सब लोग काम अच्छे से करेंगे जिससे पूरे ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव पूरा होगा, तो इसलिए इसको कह सकते हैं कोऑर्डिनेटिंग इंडिविजुअल एफर्ट टू ग्रुप एफर्ट। नेक्स्ट हम देखेंगे टू सबऑर्डिनेट्स। सबऑर्डिनेट के लिए क्या लाभ है। सबऑर्डिनेट का पहला लाभ है सिंप्लीफाई गोल अचीवमेंट। इसमें क्या हो जाता है, उनको पता होता है कि हमको इतने समय में इतना काम करना है, तो वो उस काम को और कम समय में भी कर सकते हैं और आसानी से कर सकते हैं, वो अपने तरीके से कर सकते हैं। तो सिंप्लीफाई हो जाता है, मतलब सिंपल सरलीकरण हो जाता है किसमें, गोल को अचीव करने में। नेक्स्ट है इंक्रीज जॉब सेटिस्फैक्शन। इससे क्या होता है कि अगर उनको बोला गया कि 1000 प्रोडक्ट बनाना है, वो 12,000 बना दिए तो उनको इंसेंटिव मिलेगा, ये क्लियर है। तो ये क्या, उनको अपनी जॉब के प्रति संतुष्टि होगी कि हमको ये काम करना है। नेक्स्ट क्या है, इनिशिएट सेल्फ डायरेक्शन एंड सेल्फ कंट्रोल। ये क्या करता है, बढ़ाता है क्या, सेल्फ डायरेक्शन एंड सेल्फ कंट्रोल। वो खुद से, अगर हमको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी गई तो हम खुद से मोटिवेट होंगे, खुद से हम सोचेंगे कि हम इस काम को कैसे बहुत अच्छे ढंग से करें, खुद पे कंट्रोल हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्या है, इनकरेज
इनोवेटिव थिंकिंग एंड आइडिया, उस काम को किस तरीके से करना है वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम किस तरीके से करें, उसके लिए हम इनोवेटिव आइडिया लगा सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा है एस्टैब्लिशेस कॉर्डियल रिलेशंस विथ सुपीरियर, जो सुपीरियर के साथ एम्प्लॉय का रिलेशन होता है वो क्या होता है, कॉर्डियल होता है। कॉर्डियल यानी आप कह सकते हैं इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण चीज, इसका इसको कह सकते हैं सौहार्दपूर्ण क्या होता है, रिलेशन होता है। नेक्स्ट हमारा क्या है मोटिवेट्स टू परफॉर्म बेटर, एम्प्लॉइयों को बेटर परफॉर्मेंस, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करने के लिए मोटिवेशन मिलता है। ये सारी चीज़ें किसके थ्रू मिलती हैं, एमबीओ के थ्रू मिलती हैं। इसलिए वेल नोन कंपनियां जो हैं गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, टीएचपी, जीरोक्स, तो इन लोगों ने इनको अपने ऑर्गेनाइजेशन में फॉलो किया था। तो ये है हमारे एडवांटेज ऑफ एमबीओ। इससे क्वेश्चन क्या बनते हैं, व्हाट इज मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। आप मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव आप दोनों टॉपिक पढ़ेंगे तो मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव के बारे में लिख सकते हैं। स्टेट्स द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, जैसे कि पार्ट 1 में मैंने बताया कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, पार्ट 1 पढ़ के आप इसका आंसर दे सकते हैं। स्टेट्स द मेन एडवांटेज ऑफ एमबीओ, ये आप 3 भागों में बांट सकते हैं या उसको लाइन बाय लाइन डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है एक्सप्लेन क्लियरली द एमबीओ, एमबीओ के बारे में क्लियरली एक्सप्लेन कीजिए। एक और क्वेश्चन बन सकता है प्रोसेस ऑफ एमबीओ, डिफाइन द प्रोसेस ऑफ एमबीओ, प्रोसेस मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव के प्रोसेस को डिफाइन कीजिए। तो ये है हमारे क्वेश्चन। अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे अगले चैप्टर के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।